दोस्तों, आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे जो इंडिया की हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। एक ऐसा नाम जो हिम्मत, पक्के इरादे और सपनों की ताकत की कहानी कहता है। ये नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। वो कोई बड़े से महल में पैदा नहीं हुए थे, कोई चांदी का चम्मच लेकर नहीं, उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। फिर भी वो इंडिया के सबसे महान सम्राटों में से एक बने। उनकी कहानी एक तेज रोशनी की तरह है जो हमें दिखाती है कि एक अकेला इंसान भी पक्के इरादे से क्या कुछ हासिल कर सकता है। उन्होंने एक ऐसा एम्पायर बनाया जो दूर दूर तक फैला था, एक ऐसा एम्पायर जो ताकत और इंसाफ पर बना था। जरा सोचिए, प्राचीन इंडिया के बारे में। अलग अलग राज्यों की धरती संभावनाओं से भरी हुई, लेकिन उथल पुथल का भी सामना कर रही थी। शक्तिशाली नंद एम्पायर इस धरती के एक बड़े हिस्से पर राज करता था, लेकिन उनका राज हमेशा पॉपुलर नहीं था। लोगों में नाराजगी थी, हवा में बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी, एक नए लीडर के आने का इंतजार था। दोस्तों, ऐसे ही समय में एक जवान लड़के ने अपना सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जिसने न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे सबकॉन्टिनेंट की किस्मत बदल दी। यही वो स्टेज था जिस पर चंद्रगुप्त की अविश्वसनीय लाइफ स्टोरी सामने आने वाली थी। एक जबरदस्त ड्रामा। कौन था ये नौजवान, ये चंद्रगुप्त? वो एक ऐसा लड़का था जिसकी आंखों में आग थी, एक ऐसी आत्मा जो किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। उसने अपने दिल में एक सपना पाला था, एक ऐसा सपना जिसे शायद वो खुद भी शुरू में पूरी तरह समझ नहीं पाया था, लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली सपना था, एक मजबूत और एकजुट देश का सपना। उसकी किस्मत में एक आम इंसान से कहीं ज्यादा लिखा था। वो भविष्य का एम्परर बनने वाला था, हालांकि आगे का रास्ता कांटों और चैलेंजेस से भरा था। उसकी शुरुआती जिंदगी ने उसे कोई प्रिविलेज तो नहीं दी, लेकिन ताकत जरूर दी। इसने उसे मुश्किलों से लड़ना सिखाया। दोस्तों, यही है उसकी कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको इंस्पायर करेगी। ये बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने अटूट हिम्मत की कहानी है। ये ताकतवर शक्तियों के खिलाफ लगातार स्ट्रगल की कहानी है। ये एक आम लड़के की कहानी है जिसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने की हिम्मत की, जिसने खुद पर तब यकीन किया जब बहुत कम लोग करते थे। उसका सफर हमें सिखाता है कि हमारे हालात हमें डिफाइन नहीं करते, हमारी हिम्मत और हमारे एक्शन करते हैं। आइए इस रिमार्केबल इंसान चंद्रगुप्त मौर्य की जिंदगी में और गहरे उतरते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की शुरुआती जिंदगी राजसी आराम से कोसों दूर थी। वो मुश्किलों और अनिश्चितता से भरी हुई थी। कई स्टोरीज उनके मुश्किल बचपन के बारे में बताती हैं। कुछ कहते हैं कि वो बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गए थे, इस कठोर दुनिया में अपना ख्याल खुद रखने के लिए छोड़ दिए गए थे। दूसरे मानते हैं कि उन्हें सीधे साधे मोर पालने वालों ने पाला था, प्रकृति के करीब जिंदगी जीते हुए, सत्ता के गलियारों से बहुत दूर। ये शुरुआत हालांकि टफ थी, शायद इसने उनमें आम लोगों के लिए गहरी समझ और एक ऐसी हिम्मत पैदा की जो आने वाली परीक्षाओं में उनके बहुत काम आई। उन्होंने सर्वाइव करना सीखा, उन्होंने ऑब्जर्व करना सीखा। सोचिए, एक बच्चा शायद अकेला महसूस करता हुआ, बिना किसी आम सपोर्ट सिस्टम के जिंदगी की मुश्किलों से गुजर रहा हो। फिर भी इन शुरुआती सालों में भी चंद्रगुप्त ने एक नेचुरल लीडर के साफ संकेत दिखाए। वो आसानी से झुकने वालों में से नहीं थे। उनमें जन्मजात बहादुरी थी, एक तेज दिमाग जो अपने आसपास की दुनिया से सबक सीखता था। वो सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं थे, वो एक गहरी नजर रखने वाले ऑब्जर्वर थे, हर एक्सपीरियंस से, जिंदगी की हर चुनौती से सीखते हुए। यही अंदरूनी ताकत और इंटेलिजेंस वो चिंगारियां थीं जिन्होंने बाद में पूरे देश में बदलाव की एक बड़ी आग जलाई। दोस्तों, एक बहुत फेमस कहानी है जो हमें उनके बचपन के कैरेक्टर की एक झलक देती है। कहा जाता है कि बचपन में चंद्रगुप्त अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेलते थे। इस गेम का नाम था राजकिलम, यानी रॉयल गेम। इस गेम में वो हमेशा राजा का रोल निभाते थे। वो एक कामचलाऊ सिंहासन पर बैठते, शायद मिट्टी के एक साधारण ढेर पर, और उनके दोस्त उनके मिनिस्टर, उनकी प्रजा और यहाँ तक कि फरियादी भी बनते थे। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था, ये उनके फ्यूचर की रिहर्सल थी। इन बचपन के गेम्स में भी चंद्रगुप्त ने गजब का इंसाफ और समझदारी दिखाई। वो कंप्लेंट्स सुनते और अपनी छोटी उम्र के बावजूद बड़ी गंभीरता से जजमेंट्स सुनाते थे। उन्होंने फेयरनेस और एक कमांडिंग प्रेजेंस दिखाया। ये एक साफ इशारा था उस महान और न्यायप्रिय शासक का पूर्वाभास जो वो बनने वाले थे। ऐसा लगता था मानो डेस्टिनी खुद उन्हें देख रही हो, उन्हें आगे आने वाले बड़े कामों के लिए तैयार कर रही हो। उनकी शुरुआती जिंदगी एक भट्टी की तरह थी,
जो एक राजा को गिरा रही थी। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक मार्गदर्शक हाथ होता है, एक मेंटर जो रास्ता दिखाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये मार्गदर्शक रोशनी थे ब्रिलियंट आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य तक्षशिला के एक बुद्धिमान स्कॉलर थे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी के मास्टर। वो जबरदस्त इंटेलेक्ट और मजबूत प्रिंसिपल्स वाले इंसान थे। उनकी मुलाकात एक टर्निंग पॉइंट थी, टैलेंट और बुद्धिमानी का ऐसा संगम जिसने इंडिया का नक्शा ही बदल दिया। चाणक्य हवा थे और चंद्रगुप्त पाल। चाणक्य ने अपनी टैलेंट पहचानने वाली पैनी नजर से उस जवान चंद्रगुप्त में छिपी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पार्क को तुरंत देख लिया। उन्होंने उस आम से दिखने वाले लड़के में छिपी हिम्मत, इंटेलिजेंस और लीडरशिप क्वालिटीज को पहचान लिया। चाणक्य का खुद का एक बर्निंग पर्पस था। शक्तिशाली नंद वंश के घमंडी राजा धनानंद ने उनका बहुत अपमान किया था। न्यायपूर्ण गुस्से से भरे चाणक्य ने एक कड़ी कसम खाई थी। वो अपनी शिखा यानी बालों की चोटी तब तक नहीं बांधेंगे जब तक वो नंद वंश को जड़ से उखाड़कर उसकी जगह एक काबिल शासक को नहीं बिठा देते। चंद्रगुप्त में उन्हें अपनी इस कसम को पूरा करने का इंस्ट्रूमेंट मिल गया। इसी साझे मकसद के साथ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने फॉर्मिडेबल विंग तले ले लिया। वो उनके टीचर, उनके गाइड, उनके स्ट्रैटेजिस्ट बने। उन्होंने चंद्रगुप्त को वेदों का गहरा ज्ञान, युद्ध कला, राजकाज की बारीकियां और धर्म के सिद्धांत सिखाए। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे लीड करना है, कैसे इंस्पायर करना है और कैसे इंसाफ और ताकत से राज करना है। चाणक्य की टीचिंग्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं थी, वो प्रैक्टिकल सबक थे जो चंद्रगुप्त को वो एम्परर बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे जो वो बनने वाले थे। वो एक किंग को शेप कर रहे थे। जवान, एम्बिशियस चंद्रगुप्त और बुद्धिमान, एक्सपीरियंस्ड चाणक्य के बीच ये पार्टनरशिप वाकई में रिमार्केबल थी। ये एक ऐसा बॉन्ड था जो शेयर्ड विजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से बना था। एक के पास जवानी की आग और एनर्जी थी, दूसरे के पास एक अनुभवी स्कॉलर की बुद्धिमानी और स्ट्रैटेजिक सोच थी। साथ मिलकर उन्होंने एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाई। वो मौजूदा ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए तैयार थे, एक ऐसे खतरनाक सफर पर निकलने के लिए जो इंडिया की डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल देता। उनकी कंबाइंड ताकत उनके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा थी। दोस्तों, अब एक्शन का समय आ गया था। बगावत की धीमी आवाजों को अब तूफान में बदलने की जरूरत थी। चालाक चाणक्य के गाइडेंस में चंद्रगुप्त ने एक आर्मी इकट्ठा करने का बड़ा काम शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, लिमिटेड रिसोर्सेज और मुट्ठी भर लॉयल फॉलोअर्स के साथ। उन्हें लोगों को इंस्पायर करना था, उन्हें एक ऐसे कॉज से जुड़ने के लिए मनाना था जो लगभग इम्पॉसिबल लगता था, शक्तिशाली नंद एम्पायर को चैलेंज करना। लेकिन चंद्रगुप्त के कन्विक्शन और चाणक्य की स्ट्रैटेजी ने बहादुर लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, ऐसे लोग जो बदलाव के लिए तरस रहे थे। उनका इनिशियल सफर चैलेंजेस और सेटबैक्स से भरा था। वो सीख रहे थे, अडाप्ट कर रहे थे और ग्रो कर रहे थे। एक जानी मानी कहानी है, स्ट्रैटेजी का एक दमदार सबक जो इस बात को समझाती है। अपनी शुरुआती कोशिशों में से एक में चंद्रगुप्त ने जवानी के जोश से भरे हुए सीधे नंद राज्य के केंद्र पर अटैक किया। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। छिपते समय उन्होंने एक औरत को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चे ने बीच में से गरम केक खाने की कोशिश में अपनी उंगलियां जला ली थी। मां ने उसे किनारों से खाने को कहा जहां वो ठंडा था। दोस्तों, ये मामूली सी ऑब्जर्वेशन चंद्रगुप्त के लिए एक गहरा सबक बन गई। चाणक्य ने उन्हें इसका स्ट्रैटेजिक महत्व समझने में मदद की। उन्हें एहसास हुआ कि एक बड़े एम्पायर को जीतने के लिए उन्हें पहले बाहरी इलाकों को सिक्योर करना होगा, दुश्मन को किनारों से कमजोर करना होगा और धीरे धीरे सेंटर की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने सीखा कि एक मजबूत कोर पर उसके सपोर्ट सिस्टम को कमजोर किए बिना डायरेक्ट असॉल्ट करना हार का नुस्खा है। ये इंसिडेंट हालांकि छोटा सा लगता है, युद्ध और जीत के प्रति उनके अप्रोच में एक अहम टर्निंग पॉइंट था। वो जिंदगी के स्टूडेंट थे। गैप 2S ये हमें क्या सिखाता है? ये चंद्रगुप्त के रिमार्केबल कैरेक्टर को दिखाता है। वो हार से हारे नहीं, उन्होंने उससे सीखा। उन्होंने सेटबैक्स को अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं दी, बल्कि उन्होंने सीखा, खुद को ढाला और वो ज्यादा मजबूत और समझदार बन गए। गलतियों से सीखने की यह काबिलियत, गिरने के बाद उठ खड़े होने की यह खूबी एक सच्चे लीडर, एक सच्चे विजेता की पहचान है। वो समझ गए थे कि हर फेलियर कामयाबी की ओर एक स्टेपिंग स्टोन है। बस हम में उसके अंदर छिपे सबक को देखने की समझ होनी चाहिए।
उनका इरादा और भी पक्का हो गया। सेक्शन 5 द अपराइजिंग चैलेंजिंग द माइटी नंदा डायनेस्टी। दोस्तों, जरा नंद एम्पायर के विशाल स्केल के बारे में सोचिए। वो बहुत बड़ा था। उसके पास एक मैसिव आर्मी थी जिसमें अनगिनत इन्फेंट्री, कैवेलरी, चैरियट्स और भयानक वॉर एलिफेंट्स थे। उसका खजाना दौलत से लबालब भरा था। बहुतों के लिए ऐसी फॉर्मिडेबल ताकत को चैलेंज करने का ख्याल भी नामुमकिन था, लगभग सुइसाइडल। नंद वंश की जड़ें बहुत गहरी थीं। उनका अधिकार मानो पूरी तरह से पक्का था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य कोई आम इंसान नहीं थे। उन्हें एक पावरफुल विजन चला रहा था और एक अनपैरेलल्ड स्ट्रैटेजिस्ट उनका मार्गदर्शन कर रहा था। भारी मुश्किलों के बावजूद चंद्रगुप्त के पास कुछ ऐसा था जो नंद खो रहे थे, लोगों का सपोर्ट और अटूट हिम्मत। उनके पास चाणक्य की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजीज थीं जो नंदों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए डिजाइन की गई थीं। और सबसे जरूरी बात, उनके पास सैनिकों की एक बढ़ती हुई आर्मी थी जो सिर्फ किराए के सैनिक नहीं थे, बल्कि ऐसे लोग थे जो एक न्यायपूर्ण और एकजुट देश के उनके कॉज में दिल से यकीन रखते थे। उन्होंने उसमें एक ऐसा लीडर देखा जो उन्हें नंदों के अक्सर अत्याचारी और घमंडी राज से छुटकारा दिला सकता था। उनकी लॉयल्टी ही उनकी असली ताकत थी। उन्होंने कई कैंपेन शुरू किए, अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। शुरू में ये छोटी मोटी झड़पें थीं, सीमावर्ती इलाकों में जीतें, ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने सलाह दी थी। हर विक्ट्री, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनकी फोर्सेस का हौसला बढ़ाती थी और ज्यादा नए रिक्रूट्स को खींचती थी। उन्होंने क्लेवर टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर और स्ट्रैटेजिक अलायंसेस इस्तेमाल किए ताकि धीरे धीरे नंदों की ताकत को कम किया जा सके। चंद्रगुप्त ने आम लोगों को उठ खड़े होने, आजादी और डिग्निटी के लिए उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। एक मिलिट्री कैंपेन को एक पॉपुलर मूवमेंट में बदल दिया। वो लोगों के दिल और दिमाग जीत रहे थे। उस सीन की कल्पना कीजिए मेरे दोस्तों। एक नौजवान लीडर अभी जवानी से ठीक से बाहर भी नहीं निकला, अपनी सेनाओं को अपने समय के सबसे ताकतवर एम्पायर के खिलाफ लीड कर रहा था। ये वाकई में प्राचीन इंडिया के बड़े स्टेज पर डेविड बनाम गोलियत की कहानी चल रही थी। हवा में टेंशन थी, एक नई सुबह के वादे के साथ। चंद्रगुप्त अपने अटूट इरादे और चाणक्य की सलाह के साथ आखिरी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार थे। वो सिर्फ एक सिंहासन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक नेशन का फ्यूचर बदलने के लिए लड़ रहे थे। सेक्शन 6, विक्ट्री एंड एसेंट, द फॉल ऑफ एन एम्पायर, द राइज ऑफ अ यूनिफायर। दोस्तों, आखिर वो डेस्टिनी का पल आ ही गया। बाहरी इलाकों में अपनी ताकत मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त की सेनाएं, जो अब एक फॉर्मिडेबल आर्मी बन चुकी थीं, नंद एम्पायर के दिल की ओर बढ़ीं। शानदार कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र शहर एक किला था, भारी सुरक्षा में, और नंद आर्मी ने जान बचाने वाली डिफेंस के लिए तैयारी की। फाइनल कन्फ्रंटेशन एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली थी, एक ऐसी टक्कर जो लाखों लोगों की किस्मत और सदियों तक इंडियन हिस्ट्री का रुख तय करने वाली थी। एक एपिक बैटल के लिए स्टेज तैयार था। जो लड़ाइयां हुई वो भयानक और खूनी थीं। दोनों तरफ के अनगिनत बहादुर सैनिकों ने वीरता से लड़ाई की। चंद्रगुप्त मौर्य एक बॉर्न लीडर के अपने कैरेक्टर के मुताबिक पीछे सुरक्षित रहकर कमांड नहीं दे रहे थे। वो अपनी सेनाओं को बिल्कुल फ्रंट से लीड कर रहे थे, उनके खतरों में हिस्सा ले रहे थे, अपनी इनक्रेडिबल बहादुरी और अटूट इरादे से उन्हें इंस्पायर कर रहे थे। लड़ाई की गर्मी में उनकी पर्सनल हिम्मत एक पावरफुल फोर्स थी जो उनके आदमियों को अपनी लिमिट से आगे बढ़ने, एक मजबूती से जमे हुए दुश्मन के खिलाफ जीत के लिए लड़ने के लिए मोटिवेट कर रही थी। वो एक वॉरियर किंग थे। आखिर में कई निर्णायक मुकाबलों के बाद नंद वंश, जिसे कभी अजेय माना जाता था, ढह गया। किंग धनानंद अपने वंश का आखिरी हार गया और उसे गद्दी से हटा दिया गया। यह गहरे हिस्टोरिकल महत्व का पल था। एक पुराना ऑनर्डर खत्म हो गया था, एक नई शुरुआत के लिए रास्ता बना रहा था। जीत के घंटे सिर्फ पाटलिपुत्र में ही नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के दिलों में भी बजे जो बदलाव के लिए तरस रहे थे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक नया युग शुरू हो रहा था, यूनिटी और नई ताकत का युग। और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य, वो लड़का जो कभी अपने गांव में राजा का खेल खेलता था, पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठा। वो अब एक विशाल इलाके का शासक था, अपनी किस्मत और अपनी प्रजा की किस्मत का मालिक। उसने वो हासिल कर लिया था जिसे बहुत लोग इम्पॉसिबल समझते थे। उसने अपने मेंटर चाणक्य की कसम पूरी कर दी थी।
लेकिन चंद्रगुप्त जानता था कि यह विक्ट्री अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। उसका काम एक महान और न्यायप्रिय एम्पायर बनाने का काम अभी तो बस शुरू ही हुआ था। सेक्शन 7, गार्डियन ओन ऑफ द रेल्म कन्फ्रंटिंग सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों, नंद इलाकों पर अपना शासन स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को नई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सिकंदर महान का विशाल एम्पायर उसकी मौत के बाद टुकड़ों में बंट गया था। उसके सबसे काबिल जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर ने ईस्ट में अपने लिए एक बड़ा किंगडम बना लिया था, जो इंडिया की सीमा से लगे इलाकों को कंट्रोल करता था। नई मौर्य ताकत का उदय देखकर सेल्यूकस, जो एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट था, ने अपने एम्पायर को और ईस्ट की ओर इंडिया की अमीर धरती में फैलाने का फैसला किया। उसने जीत का एक मौका देखा। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर एक फॉर्मिडेबल आर्मी के साथ इंडिया में घुसा, जिसमें मैसेडोनियन अनुभवी सैनिक और दूसरे वॉरियर्स शामिल थे। उसका मकसद उन इंडियन प्रांतों को वापस हासिल करना था जिन पर सिकंदर ने कुछ समय के लिए कब्जा किया था। उसने शायद नए मौर्य सम्राट की ताकत और इरादे को कम आंका था। चंद्रगुप्त ऐसा राजा नहीं था जो आसानी से इलाका छोड़ दे या विदेशी हमलावरों के सामने झुक जाए। वो अपने नए स्थापित एम्पायर की सॉवरेनिटी की रक्षा अपनी पूरी ताकत से करने के लिए तैयार था। ये महाशक्तियों की टक्कर थी, ईस्ट वेस्ट से मिल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस से बैटलफील्ड में मिला, शायद इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में इंडस नदी के पास। मौर्य आर्मी, जो अब तक एक अच्छी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड और बैटल हार्डेंड फोर्स बन चुकी थी, एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट साबित हुई। चंद्रगुप्त ने अपनी मजबूत इन्फेंट्री, कैवेलरी और खास तौर पर अपने जंगी हाथियों के दल का कुशलता से इस्तेमाल किया, जो एक टेरिफाइंग वेपन थे जिनके खिलाफ मैसेडोनियन सेना को स्ट्रगल करना पड़ा। लड़ाइयों की डिटेल्स कम हैं, लेकिन नतीजा साफ था। चंद्रगुप्त की सेनाएं विजयी हुईं, सेल्यूकस की बढ़त को रोक दिया। संघर्ष लंबी लड़ाई में खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक समझदारी भरी पीस ट्रीटी में। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त की ताकत को पहचानते हुए मौर्य एम्पायर को बड़े इलाके सौंप दिए, जिनमें आर्या, अराकोसिया, गेड्रोसिया और परुपमिसाड़े जैसे क्षेत्र शामिल थे, जो आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से हैं। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 जंगी हाथी गिफ्ट किए, जिन्होंने बाद में वेस्ट में सेल्यूकस की अपनी लड़ाइयों में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा ट्रीटी को एक मैरिज अलायंस से और मजबूत किया गया। सेल्यूकस ने शायद अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त या उसके बेटे से की। इस डिप्लोमेटिक जीत ने इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न सीमाओं को सिक्योर किया और चंद्रगुप्त को इंटरनेशनल मंच पर एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित किया। उसने न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा की थी, बल्कि उसका विस्तार भी किया था। सेक्शन 8, आर्किटेक्ट ऑफ एन एम्पायर, गवर्नेंस, विजन एंड प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक एम्पायर के विजनरी बिल्डर थे। अपनी मिलिट्री जीतों के बाद उन्होंने अपना ध्यान अपने विशाल क्षेत्र को कंसोलिडेट करने और एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करने पर लगाया जो उसकी स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करे। उनके अधीन मौर्य एम्पायर नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में दक्कन के पठार तक और ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। वो हिस्ट्री में पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से को एक सिंगल एफिशिएंट रूल के तहत यूनाइट करने में सफल रहे। उनके साथ उनके चीफ मिनिस्टर और मार्गदर्शक इंटेलेक्ट के रूप में चालाक चाणक्य थे। साथ में उन्होंने एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। उनका प्राइमरी फोकस सिर्फ सत्ता बनाए रखना नहीं था, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना, ट्रेड और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और आम लोगों की भलाई के लिए काम करना था। वो समझते थे कि एक एम्पायर की ताकत उसकी प्रजा की वेल बीइंग में होती है। ये फिलॉसफी अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी थी, जो गुड गवर्नेंस को एक स्थायी राज्य की नींव के रूप में महत्व देती थी। इस एफिशिएंट सरकार के प्रिंसिपल्स प्रसिद्ध रूप से अर्थशास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं, जो राजकाज, इकोनॉमिक पॉलिसी और मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसका श्रेय चाणक्य को दिया जाता है। ये रिमार्केबल टेक्स्ट एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का वर्णन करता है। इसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, सिक्योरिटी सुनिश्चित करने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जासूसों का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क, खेती और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अच्छी सड़कों और इरिगेशन फैसिलिटीज के कंस्ट्रक्शन
और मेंटेनेंस की एक सिस्टम और एक फेयर और स्ट्रक्चर्ड टैक्स सिस्टम शामिल थी। ये एक वेल ओनिल्ड स्टेट का ब्लूप्रिंट था जिसका लक्ष्य ऑर्डर और प्रॉस्पेरिटी था। इसलिए चंद्रगुप्त का शासन पॉलिटिकल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के एक नए युग का प्रतीक बना। वो एक ऐसे आर्किटेक्ट थे जिन्होंने एक शक्तिशाली और स्थायी एम्पायर की संरचनाओं को बड़ी सावधानी से डिजाइन किया और बनाया। उनका विजन एक मजबूत, सिक्योर और यूनाइटेड इंडिया का था जहां शांति और न्याय कायम हो। उन्होंने सिर्फ एक एम्पायर का सपना नहीं देखा, उन्होंने इसे हकीकत बनाने के लिए अथक प्रयास किया। एक मजबूत फाउंडेशन रखी जिस पर उनके उत्तराधिकारी जैसे महान अशोक और निर्माण करेंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनकी लेगेसी उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी एक वॉरियर के रूप में। सेक्शन 9, एन एंड्यूरिंग लेगेसी, टाइमलेस इंस्पिरेशंस फ्रॉम अ ग्रेट किंग। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ स्टोरी प्रेरणा की एक ऐसी मशाल है जो युगों युगों से चमकती आ रही है। जरा सोचिए, उन्होंने अपना सफर सबसे साधारण शुरुआत से किया, ऐसी मुश्किलों का सामना किया जो आम हौसलों को तोड़ देती। फिर भी उन्होंने कभी होप नहीं खोई, उन्होंने कभी हालातों को अपना फ्यूचर तय नहीं करने दिया। उन्होंने अटूट इरादे और हिम्मत के साथ लगातार अपने गोल्स का पीछा किया। उन्होंने खुद को एक अनजान लड़के से इंडिया के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक के फाउंडर के रूप में बदल दिया। उनकी जिंदगी इंसानी इच्छा शक्ति की ताकत का सबूत है। उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफर हमें क्या सिखाता है? ये हमें सपनों की इनक्रेडिबल ताकत सिखाता है। चंद्रगुप्त ने बड़े सपने देखने की हिम्मत की, एक एकजुट और समृद्ध देश का सपना, और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने अथक मेहनत की। उनकी कहानी एक अच्छे मेंटर, चाणक्य जैसे बुद्धिमान गाइड के गहरे महत्व पर भी रोशनी डालती है, जो टैलेंट को निखार सके और सही रास्ता दिखा सके। इसके अलावा चंद्रगुप्त की जिंदगी जोरदार तरीके से दिखाती है कि हिम्मत, लगन और गलतियों से सीखने की इच्छा सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार करने में मदद कर सकती है। उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया और विजयी हुए। उनके इनक्रेडिबल उभार पर गौर कीजिए। गुमनामी की जिंदगी से शायद एक अनाथ चरवाहे लड़के के रूप में वो विशाल सेनाओं को कमांड करने, शक्तिशाली राजाओं को हराने और अपनी ताकत और न्याय के लिए मशहूर एक एम्पायर स्थापित करने तक पहुंचे। उनकी जिंदगी जोर देकर साबित करती है कि किसी का बैकग्राउंड या जन्म उसकी क्षमता या फ्यूचर को तय नहीं करता। हमारे काम, हमारे चुनाव, हमारा कैरेक्टर और हमारी लगातार कोशिशें ही हमारी डेस्टिनी बनाती हैं। उन्होंने दिखाया कि अगर हौसला मजबूत हो तो महानता सबसे अनपेक्षित जगहों से भी उभर सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की शानदार जिंदगी पर सोचते हैं तो वो कौन से सदाबहार सबक हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं? सबसे जरूरी मैसेज है खुद पर यकीन करना, तब भी जब दुनिया आप पर शक करे। अपने लक्ष्यों की ओर ईमानदारी और डेडिकेशन से मेहनत करें। चैलेंजेस के सामने बहादुर बने, क्योंकि चैलेंजेस छुपे हुए मौके ही होती हैं। अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि वो सबसे अच्छी टीचर होती है। और सबसे बढ़कर अपने सपनों को कभी भी मत छोड़ें। चंद्रगुप्त मौर्य की एपिक कहानी इसी शक्तिशाली सच्चाई को दोहराती है। विश्वास और कोशिश से कुछ भी सचमुच मुमकिन है।